नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने, या फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर रचित खंडेलवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज के। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। राधे जी, मार्केट तो थोड़ी सी निराशाजनक है। और उम्मीद, हफ्ता जब शुरू हुआ तो लोगों को थोड़ी उम्मीदें थी। फिर थोड़ी उम्मीद टूटी, फिर भी उम्मीद रही, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट काफी जारी है। तो ये बताइए, फेस्टिवल माहौल है तो क्या बाजार को ये फेस्टिव सीजन उबारेगा? देखिए मैम, रियलिटी ये है कि अगर हम पूरा प्रोसेस देखें और मार्केट जिस तरीके से एक कवरिंग करता हुआ आया, वी हैड ओडल्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज। और हमने 15 अगस्त ऑनवर्ड्स आप देखें जिस तरीके से न्यूज पूरा डेवलप हुई। उसके बाद जीएसटी का हमने पूरा का पूरा देखा, जिस तरीके से स्ट्रीमलाइन हुई सिचुएशन। और उसके बाद जीएसटी के फर्स्ट डे पे जिस तरीके से ऑटो नंबर्स आए, तो एक पॉजिटिविटी है, अंडरटोन पूरी पॉजिटिव है। और अगर हम देखें कि यूएस के साइड की प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं एक डेट्रिमेंटल मूव दिया है मार्केट को मंडे को, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। और मैं यही कहूंगा कि मार्केट्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या कर रहे थे अप टिल येस्टरडे, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग थी। क्योंकि हम बोलते हैं ना, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो न्यूज आती गई, न्यूज डिस्काउंट होती गई और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग रही। आज का जो मूव है, आज भी आप देखें सेकेंड हाफ में मार्केट वाज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू Yes. मेंटेन अबव 25,000। बट एक सेलिंग आई और वो सेलिंग कहीं ना कहीं अरेस्ट हो गई, और बाइंग कहीं ना कहीं अरेस्ट हो गई और मार्केट्स 25,000 के नीचे बंद हो गए। बट उसके पीछे एक बहुत सिग्निफिकेंट बात आप इसको भी मान सकते हैं कि आज बीएससी की एक्सपायरी थी। और एक्सपायरी में कई कबार हमको वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि देखे क्या सब कुछ खराब हो गया? नहीं। क्या हम यहां से अपसाइड रजिस्टर करेंगे एट द वेरी फेस ऑफ इट? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और हम लोग यूजुअली जब भी टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हम एक दो दिन के क्लोजिंग फिगर्स की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब हम कोई स्टॉक की बात कर रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ इस लेवल के नीचे अगर ये बंद होता है डिसाइसिवली तो हाँ। प्रॉब्लम होती है। तो वो अब मैं समझता हूं कल या तो आपको ओपनिंग ही एक अपसाइड के साथ मिलनी चाहिए, या सेकेंड हाफ में कवरिंग आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ वीकली क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। और वो फिर जो मार्केट का मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है आपको नेक्स्ट वीक। तो यस, द मार्केट इज डाउन, बट आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, इज एवरीथिंग आउट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बैंक निफ्टी पे अगर आप नजर डालेंगे तो बैंक निफ्टी भी आज एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल 55,000 के नीचे जिस तरीके से बंद हुई है। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बिल्कुल भी चलने को तैयार नहीं है। दो पीएसयू बैंक्स जिनकी हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बात किए हैं कि पीएसयू बैंक्स में एक मूवमेंट आएगा, वो आ रहा है। बट जब मेजर मूवर्स ही नहीं मूव करते हैं ना, तो थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी हो जाती है। बट आई बिलीव इन टाइम टू कम वो भी कहीं ना कहीं आपको सेटल होते हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ अपना सपोर्ट एक क्रिएट करते हुए और अपसाइड की ओर जाएगी। जहां तक हम इस वीक की बहुत इंपॉर्टेंट इंडाइसिस की बात करें, निफ्टी आईटी, अब ये निफ्टी आईटी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मेरे को लग रहा है कि 34,400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए वहां से एक रिवर्सल आना चाहिए। क्योंकि निफ्टी आईटी का जो पेन पॉइंट है वो इतना ज्यादा बड़ा हाँ। है नहीं, जिस तरीके से निफ्टी आईटी ने भी मूवमेंट करते हुए दिखाया है। तो आई बिलीव लेट्स वेट फॉर टुमारो एंड सी एज टू हाउ थिंग्स पैन आउट। अगर 25,000 के ऊपर हम बंद हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीक में और अपसाइड रजिस्टर करते हुए दिखाएंगे। और तो राजीव जी, मुझे ये बात समझाइए, जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो भी सभी, उनको भी लगता है कि वो थोड़े कंफ्यूज हैं। डीआरएस इनसाइट्स पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है। तो इस वक्त मार्केट में गिरावट चल रही है, 25,000 के नीचे मार्केट बंद हुआ है, हमने देखा इस हफ्ते। तो जो 25,000 का लेवल था, जिसको हमारे बहुत सारे दर्शक डेंजर जोन भी कह रहे थे, तो वो भी मतलब उससे भी नीचे चला गया है। तो आप बताइए, अगर हम ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट गिरा हुआ है, तो इस समय क्या बाय ऑन डिप की तैयारी करनी चाहिए?
देखिए मैम, यहाँ पे ना मैं हल्का सा डिफर कर जाता हूँ, और मैं डिफर क्यों कर जाता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और ये एक बात मैं आपको क्यों बोलूंगा, देखिए एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है अभी भी बहुत ज्यादा। दो हमारे इंटरनल ग्रोथ स्टोरी, दो गवर्नमेंट की तरफ से जो सिचुएशन बनती हुई आई है, उस सिचुएशन में आप देखें जिस तरीके से सब कुछ पैन हो रहा है, हमारे इंटरनल कंजम्पशन की हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि सिचुएशन ठीक होगी। मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा कब? मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा तब जब एफआईआईज की सेलिंग आपको रुकती हुई दिखेगी। एफआईआईज की सेलिंग रुकती हुई दिखेगी कब? एफआईआईज की सेलिंग रुकती हुई दिखेगी तब जब दो चीजें होंगी। एक तो रुपी थोड़ा सा स्टेबल होगा। अभी आप देखें जिस तरीके से रुपी हर थोड़े टाइम में एक नया लो लगा रहा है, एफआईआईज के लिए आपका मार्केट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहा है अभी। और ये जो रिमेनिंग दो क्वार्टर्स हैं, द H2, द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मैं समझता हूं इसमें आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। और उसके बाद एक बोलते हैं ना, वैल्यूएशन जस्टिफाई होने लग जाएंगे। और तब तक मैं समझता हूं आपके जो ट्रम्प साहब हैं, जो हर थोड़े दिनों में आके कुछ ना कुछ ट्रम्पेट बजा के चले जाते हैं, वो भी थोड़े से कूल ऑफ होंगे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है 18th ऑफ अक्टूबर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज 18th ऑफ अक्टूबर एपलेट कोर्ट में उनकी हेयरिंग है अगेंस्ट द एंटायर टैरिफ फियास्को जो उन्होंने चला रखा है। तब तक मैं समझता हूँ सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होगी। तो क्या मार्केट अभी ऑल टाइम हाई जा रहा है? नहीं, अभी नहीं जा रहा है। मार्केट को थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, एफआईआईएस को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देनी होगी, रुपए को स्टेबिलिटी देनी होगी, उसके बाद मार्केट जाएगा। मतलब होता है क्या है ना, हम बहुत हाई होप्स लगा लेते हैं ना, और उसके बाद नहीं होता है तो हमको लगता है अरे यार बेकार था ये तो। मैंने कोई थ्रो किया और 60 फीट का मैं टारगेट लेके चल रहा था और वो 40 फीट जाता है तो मुझे अंडर परफॉर्मेंस दिखता है। तो लेट्स नॉट बाइंड दोज थॉट्स वेरी अर्ली। यस, मार्केट्स विल गो अप, मार्केट्स ऊपर जाएंगे और नए हाइज भी बनाएंगे और सस्टेन भी करेंगे, बट नॉट एनी टाइम सून। थोड़ा सा आप बिल्डअप ले लेने दीजिए, बेस फॉर्मेशन हो जाने दीजिए, और ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है और ट्रम्प साहब की टेंशन है, इसको कूल ऑफ हो जाने दीजिए। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट नए हाई भी लगाएंगे और सस्टेन भी करेंगे। चलिए रचित जी, सवाल आने शुरू हो बट गए हैं। आई एम सो सॉरी, आपका मैं जी जी पूरा जी। जवाब नहीं दे पाया था, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेटली आपको वैल्यू हंटिंग जरूर अपनी करनी चाहिए, और हाँ। वैल्यू हंटिंग इस माइंड फ्रेम के साथ करिएगा कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग टुमारो, और यूजुअली क्योंकि हम डेली बेसिस पे नहीं इंटरेक्ट कर पाते, अगर इस शो के बाद कुछ भी ऐसा होता है और निफ्टी आपकी 24,350 तक भी चली जाती है ना, तो आपको विचलित नहीं होना है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आप वो टाइम याद करिएगा जब हमने डीआरएस इनसाइट में अपना शोज चालू किए थे, तब ऑपरेशन सिंदूर भी हो रहा था, जी जी, यूएस बिल्कुल की हमने बात प्रॉब्लम किया चल था, रही उस थी। समय काफी डिस्कशन किया था। एग्जैक्टली तब भी मार्केट 21,700 लेवल से नीचे नहीं गया था। तो वो एक एक्सट्रीम पेन पॉइंट है जो अभी नहीं आता हुआ दिखता। 24,350 इज द लोएस्ट लो दैट वी कैन सी। अगर उस लेवल्स तक को आप सस्टेन कर सकते हैं तो अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक आपको जरूर बाय करने चाहिए। ऑल राइट, अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक आपको जरूर बाय करने चाहिए। रचित जी कह रहे हैं, और रचित जी से हम अब शो के दौरान आगे पूछेंगे भी कि वो उनके हिसाब से इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वो बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं सवाल। शाकिर हुसैन जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं, हमारे मेंबर हैं। कह रहे हैं लक्ष्मी डेंटल पे इनका सवाल है, और पूछना चाह रहे हैं इनका जो बाइंग प्राइस है लक्ष्मी डेंटल का, वो है 372 का। कह रहे हैं 12% लॉस में हूं, क्या करना चाहिए? इनका जो टाइम फ्रेम है वो 1 महीने का है। यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लक्ष्मी डेंटल में नहीं है, प्रॉब्लम टाइम फ्रेम में है। और अच्छा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, देखिए मैम, अभी जब इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है ना, तो इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में थिंग्स रियली बिकम हाँ। डिफिकल्ट। तो अब लक्ष्मी डेंटल को हम स्पेसिफिकली देखें, 322 रुपए ये चल रहा है। हम्म। और यहाँ पे सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और जिस तरीके से चल रहा है अभी, इसने लेटली एक कोशिश भी करी थी अप ट्रेंड की, बट सस्टेन नहीं कर पाया उस मूवमेंट को। मैं समझता हूं फर्दर डाउन साइड ही आएगा। तो मैं इनसे सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा टाइम दे दे, और टाइम दे देने के बाद आप देखेंगे ये पहले 364 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, फिर 422 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिखेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव टाइम इन योर हैंड। स्टॉक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो समय बढ़ाए, आपको रिटर्न भी ये देने का दमखम रखता है।
ऑल राइट, तो रिटर्न देने का दमखम रखता है, लेकिन समय की बात है। सुशील श्रीवास्तव जी हैं, ये भी हमारे मेंबर हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है यूरो प्रतीक सेल्स पर, और कह रहे हैं कि सर इसके बारे में सजेशन दीजिए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, ये ना अभी सारे एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने पड़े हैं, जितने भी आईपीओज आते हैं ना। और ये क्यों प्रॉब्लम बने पड़े हैं? क्योंकि वेरी फ्रैंकली आप देखिए, एक तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ आईपीओज, मतलब एवरी डे व्हेन वी आर डूइंग द शो, इनफैक्ट टुडे आई वाज डूइंग अ शो और 8 आईपीओज थे जिनको रिव्यू करना था। तो एक तो माइंड बॉगलिंग हो जाता है सब कुछ। यूरो प्रतीक के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एट द वेरी फेस ऑफ इट, बिजनेस सीम्स टू बी ओके। बिजनेस इतना ज्यादा कोई खराब सिचुएशन का नहीं है अभी। लिस्टिंग हुई है इसमें, और आज ही आप देखें इसमें डाउन ट्रेंड आपको आता हुआ दिखा है। मैं बस एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग इसको अपना खुद का एक बेस फॉर्मेशन कर लेने दीजिए। होता क्या है कि हम एकदम से कोशिश करते हैं किसी चीज को पकड़ने की, एंड बिकॉज वी डोंट नो हाउ द पर्टिकुलर स्टॉक विल मूव, मैं सजेस्ट करूंगा फॉर द टाइम बीइंग दूर रहते। बेटर स्टॉक्स हैं हमारे पास, बेटर सेक्टर्स हैं, वहां फंड डिप्लॉय करते। एक अननोन एनिमी के साथ फाइट करना ना इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। चलिए रची जी, अननोन एनिमी आप कह रहे हैं इस समय यूरो प्रतीक सेल्स को। नहीं, मैं well, आप नहीं नहीं, डोंट कैटेगरी, मतलब मैं एक जनरलाइज बात कह रहा हूं आपसे। हाँ हाँ, होता क्या है, किसी को हम जानते हैं ना, तो इट इज नई चीज है इजी बेसिकली टू आप कह रहे मनोवर। हैं। हाँ, नया है अभी, तो इसी हिसाब से। यहाँ पे मैं हमारे सारे दर्शकों को ये बता दूं, अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे एक्सपर्ट से आप लोग सवाल पूछने का मौका कैसे गवा सकते हैं, और सवाल पूछने का मौका मिलेगा आपको डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपके नाम के अगेंस्ट आएगा एक बैच, जिससे आपको एज अ मेंबर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मेंबरशिप शुरू होती है सिर्फ 159 रुपीज से, प्रीमियम मेंबरशिप, जिसमें आप एक स्टॉक पूछ सकते हैं यहाँ पे शो के दौरान हमारे एक्सपर्ट से। और अगर आप डायमंड मेंबरशिप लेते हैं जो कि 599 की है, तो आप अप टू 5 स्टॉक से शेयर्स के बारे में भी राय ले सकते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट चूज करते हैं जो कि 1199 है, तो आपको पूरा पोर्टफोलियो एक्सपर्ट द्वारा रिव्यू कराने का मौका आपको मिल सकता है। तो फिर जल्दी से मेंबर बनिए और अपना सवाल पूछिए, और एक अच्छी एडवाइस और गाइडेंस के साथ ही मार्केट में किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के बारे में सोचिएगा। चलिए रचित जी, आचार्य जी सवाल लेकर आ गए हैं। आईआरबी इंफ्रा पर इनका सवाल है, और कह रहे हैं सर बताइए एवरेज कहाँ करूं, 57 पर इनकी बाइंग है। इनका नाम मैं भूल सकता हूँ, बट इनकी प्राइस मैं नहीं भूल सकता। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत बार इनका और मेरा इंटरेक्शन हो चुका है, और हर बार आई एम सो सॉरी, मैं आपको निराश ही करूंगा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्लीज आईआरबी इंफ्रा से दूर रहिए। नहीं चल रहा है ये स्टॉक, और डाउनसाइड बनाएगा। और आप देखें, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे ये और डाउनसाइड की ओर जाता जा रहा है। मैं आपको एक बेसिक बात कहना चाहूंगा, इफ you're not making money in a particular sector या stock, it is always advisable कि आप अपने कैपिटल सिक्योरिटी के बारे में सोचें, जो लॉसेस है वो बुक करें, और फिर किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। होता क्या है, हम एक स्टॉक में ज्यादा देर रुके रह जाते हैं और वो नीचे जा रहा होता है, तो टाइम वैल्यू का भी लॉस होता है और प्राइस का भी लॉस होता है। तो प्लीज कोई भी ढंग का लेवल देख के एग्जिट करें और बेटर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, वो एडवाइजेबल रहेगा। इसमें रिवर्सल ढूंढना अपना समय और पैसा दोनों खराब करना है। चलिए आचार्य जी, आपको मिल गई राय रचित जी की इस पर फिर से। और रचित जी आपकी एक बहुत बड़ी फैन आ गई हैं, उन्होंने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, पर इसलिए हमने उन्हें आज का लकी सब्सक्राइबर बना दिया है। तो उनका सवाल हम ले रहे हैं। कह रही हैं, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रचित सर, प्लीज 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 मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। और उनका जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑयल केम एंड फार्मा पर, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 115 का है। मैम एक बार स्टॉक बताएंगे वापस? ऑयल केम एंड फार्मा, ऑयल केम एंड आईओएल केम एंड फार्मा। आईओएल केमिकल, इन्होंने कितने पे ले रखा है मैम? 115 पर लिया है। ठीक है, 115 पे लिया है अभी। ये 111 पे ही चल रहा है। एट द वेरी फेस ऑफ इट,
एपीआई बनाने वाली कंपनी है, सिचुएशन ठीक लग रही है। अगर हम पीयर कंपैरिजन में भी जाते हैं तो पीई लेवल्स ढंग के दिख रहे हैं और रेवेन्यू भी ग्रोथ ही दिखा रहा है। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इन्होंने बस जो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लमेटिक एरिया, कि इन्होंने बिल्कुल हाई के आसपास जाके लिया है। तो हमें दो चीजें करनी होंगी। सबसे पहले इनको मैं सुझा देता हूं स्टॉप लॉस 101 रुपए, 101 का होगा स्टॉप लॉस। इसके नीचे हमें ये स्टॉक नहीं होल्ड करना है। दो, डिस्टेंस अच्छा है और मैं नहीं समझता कि ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि रनअप कर चुका है और डाउनसाइड अगर मार्केट कहीं अरेस्ट होता है तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। और लेवल्स जो है आप 115 में ले रखे हैं। अगर आपने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कहीं भी 124 से 128 की रेंज मिलती है, वहां पे आप चाहें तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको 136 से 138 की रेंज मिलेगी, वहां पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट प्लीज स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, उससे नीचे देखिएगा मत। ऑल राइट, स्टॉप लॉस रचित जी ने आपको सजेस्ट कर दिया है 101 का, उसको कह रहे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, उसी हिसाब से आप आगे बढ़िएगा गुंजन जी। अब हमारे डायमंड मेंबर सुशील पाल जी अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे नमस्कार सर और मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। प्लीज रचित सर से पूछिए कि प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में क्या बीएससी, टीसीएस और हेक्सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जा सकता है? 5 साल का इनका व्यू है, कह रहे हैं करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं क्या? देखिए, अब एक एक करके हम शेयर लेते बीएससी हैं। ले लेते हैं पहले। अच्छा, बीएससी ले लेते हैं पहले। देखिए, बीएससी में इन्होंने टाइम होराइजन बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए बीएससी अभी नहीं करेगा परफॉर्म। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, बीएससी को अब लगने वाला है थोड़ा सा टाइम, और इसके पीछे सबसे बड़ा मेजर लेगार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है जो हमारे तौहीन साहब हैं। वो वीकली एक्सपायरी खत्म करने की बात कर रहे हैं, और जैसे वो वीकली एक्सपायरी खत्म होती है रेवेन्यूज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। एक अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा ये स्टॉक करता हुआ दिखा सकता है। अब बीएससी के लिए हम ये देखें कि सबसे सही प्राइस क्या होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अभी और कूल ऑफ करने दें। कहीं भी ये आपको 1930 से 1960 की रेंज में मिलता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन इनिशिएट करिएगा। और वहां पे आप जब लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है। अब आप बात कर रहे हैं 5 साल की, तो मैं आपको 5 साल का तो नहीं बट मीडियम टर्म का लेवल एक बार सुझा देता हूं। जैसे ही ये 2360 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि होगा इफ नॉट टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, वेनेवर, उसके बाद सबसे पहला लेवल ये आपके लिए खुलेगा 2860, और 2860 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके बाद 3400 भी आपको आता हुआ दिखेगा। और ये सारी की सारी चीजें आप क्योंकि टाइम लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। अब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने जिस तरीके से बात करी और आईटी में हम कहीं ना कहीं एक बॉटम होता हुआ देख रहे हैं, बट ये सारे स्टॉक्स के साथ नहीं हो रहा है। हेक्सावेयर टेक मैं समझता हूं अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा, वहां पे ये सपोर्ट लेगा। अगर आप इसमें बाइंग करना चाह रहे हैं तो 654 लेवल से आप बाइंग अपनी चालू कर सकते हैं और 629 तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये लेवल्स होंगे। बट हेक्सावेयर टेक क्या आपको स्पॉन्टेनियसली एक अप मूव दे देगा, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हेक्सावेयर टेक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 730 लेवल्स पे, और उसके बाद मीडियम टर्म में कहीं जाके 781 तक का लेवल दिखाएगा। अब आप ऑलरेडी हेक्सावेयर लेके रखे हुए हैं, आईटी में आप एक्सपोजर ले रहे हैं, तो टीसीएस मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। और टीसीएस जिस तरीके से नीचे जा रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि ये फाइनली डाउन ट्रेंड अरेस्ट कब होगा। तो मैं कहूंगा कि टीसीएस अगर आप लेना चाह रहे हैं कहीं भी इन लेवल्स पे आपको लेने को मिले आप लीजिएगा, बट और 25-30% ही अभी यहाँ पे पोजीशन पैसा डिप्लॉय करिएगा, क्योंकि 2936 या 2930 ले लीजिए आप। उन लेवल्स के नीचे अगर टीसीएस जाके बंद होता है ना, तो एक डीप डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और वहां पे फिर हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। ये तीनों स्टॉक्स आप क्योंकि बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको लेवल सुझा रहा हूं, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट इन कंपैरिजन विद आईटी। बीएससी तो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए, मार्केट इंफ्रा का स्टॉक है, और मार्केट्स में जैसे ही वापस रौनक लौटेगी बीएससी मूव करता हुआ दिखाएगा। बट आईटी
बॉटम लेवल के पास जरूर है, बट यहाँ पे स्टॉक पिकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। मैं सजेस्ट करूंगा फॉर द टाइम बीइंग दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा, किसी और सेक्टर पे देखेंगे तो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। रचित जी, ये दूसरी बार आपने बोला है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो थोड़ी सी कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे दर्शकों को भी सुझा दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी दर्शक जो आपके हैं उन्होंने अब सुना हुआ है मेरे मुंह से कि हम ना बहुत दिनों से बात कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री की। और हम्म। मैं शिपिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। करीबन एक महीने से हम एक बात को कवर कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी शिपिंग इंडस्ट्री को इंफ्रा का स्टेटस दे सकती है। वो तो नहीं हुआ। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स अभी पार्क होते हुए दिखे, बट मैं हाँ। समझता हूं कि आपको इंफ्रा का स्टेटस भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही इंफ्रा का स्टेटस आपको देखने को मिलता है शिपिंग इंडस्ट्री में, आने वाले समय में अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस, क्योंकि जो फंड्स हैं वो उसी तरीके से मोबिलाइज होते हैं। जितने भी हमने इन्वेस्ट फंड्स और इंफ्रा फंड्स देखे वो उसी तरीके से मोबिलाइज होंगे और शिपिंग इंडस्ट्री में आएंगे। तो शिपिंग इंडस्ट्री में अभी भी एक बहुत पोटेंसी दिख रही है। और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द डॉन। और डॉन का मतलब वो नहीं जो ट्रम्प साहब बने पड़े हैं अभी। डॉन का मतलब जो सूरज उगने वाला डॉन होता है, वो डॉन की बात मैं कर रहा हूं आपसे। शिपिंग इंडस्ट्री अब अपना परफॉर्मेंस चालू करेगी। और शिपिंग इंडस्ट्री में अगर ब्लू आइड बॉय की बात करेंगे जिसने जी अभी तक बिल्कुल। ही दिखाया है, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। आप देखें, एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है और अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है इसने, मार्केट के साथ पार्टिसिपेशन नहीं किया है। दो मजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड और ये जो स्टॉक्स हैं GRSE, ये भी अच्छे हैं, बट दे हैव शोड सम साइंस ऑफ रन अप। SCI ने नहीं दिखाया है। SCI अभी भी रन अप आपको दिखाने का दमखम रखता है। SCI में आप चाहें तो यहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, हम स्टैगर्ड मैनर की एंट्री ज्यादा कंफर्टेबल फील हाँ। करते हैं जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का स्कोप रखते हैं। 232 233 लेवल्स पे चल रहा है। यहां पे आप 10% 15% अपनी पोजीशन डिप्लॉय करें, 205 तक आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। एक एक्सट्रीम अच्छा। बॉटम है जो कि मैंने आपको सुझा दिया है। जैसे ही ये चलना चालू होगा, सबसे पहला लेवल जो मैं समझता हूं अब आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी 284। और 284 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 325 लेवल्स तक भी ये काउंटर आपको मीडियम टर्म में दिखा सकता है। बट दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ स्टोरी। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का दमखम रखता है। तो अच्छा। SBI एक ऐसा स्टॉक है जो हम बहुत इनिशियल स्टेज पे, मतलब मैम मैं आपको बताऊं, जब रेलवे की स्टोरी चालू हुई थी आपने देखा रेलवे स्टॉक्स किस तरीके से हाँ। भागे, डिफेंस किस तरीके से भागा। स्टोरी उनकी खत्म नहीं हुई है, बट ये नया एक सेक्टर उभर के आ रहा है जहां पे आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। तो SCI विल बी द काउंटर जिसमें आप अपनी पोजीशन बनाएं, और डेफिनेटली आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दिखेगा। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है, देखिए, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जहां पे आ जाता है ना, वो सेक्टर अपने आप परफॉर्म करना चालू कर जाता है। एंड SCI इज द ब्लू आइट बॉय, आप इस पर नजर रख सकते हैं। चलिए, ये हो गई रचित जी की आज की पहली टॉपिक, SCI फ्रॉम द शिपिंग इंडस्ट्री। सिराजुल जी अपना सवाल लेकर आए हैं एविस स्पेस सॉल्यूशंस पर। कह रहे हैं इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 673 का। कह रहे हैं 13% लॉस में हूं, क्या करूं, प्लीज सर सजेस्ट कीजिए। AW ऑफिस स्पेस। यस, ऑफिस। ऑफिस स्पेस में बहुत लोग फंसे हैं। और ये कंसेप्ट अच्छा था, बट होता क्या है मैम, आप देखिए, जब IT प्रॉब्लम में आती है ना, तो ऑफिस स्पेसेस और ये सारी सिचुएशन थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लग जाती है। थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी आपको प्रॉब्लम दिखती है। अभी आप 12% लॉस में हैं और अभी ये काउंटर आपको रिकवरी नहीं दिखाएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम पुटिंग इट स्ट्रेट ऑन योर फेस, इतना ब्लंटली। मैं समझता हूं अभी आपको और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। 586 पे ये चल रहा है, 548 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। 548 लेवल्स पे जब आप एंट्री करेंगे, उसके बाद आपको एक लेवल सुझा देता हूं, दैट विल बी 592। मतलब आप देखिए कि मैं ये जो लेवल है इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मानता हूं, 592। 548 पे लेके 592 पे आपको डिप्लॉय करना होगा। एक दो बार ऐसा मूव आप करेंगे जिससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आएगी। और 592 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, फिर आपको लेवल दिखाएगा 624। और 624 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इन मीडियम टर्म आपको ये 690 के लेवल्स भी वापस दिखाएगा। बट थोड़ा सा टाइम देना होगा, लोअर लेवल पे एवरेज करना होगा। स्टोरी में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
ऑलराइट, इसमें वक्त लगेगा और लोअर लेवल्स पे एवरेज करेंगे, अपना एवरेज प्राइस डाउन लेकर आएंगे, तभी शायद फायदा देखने की उम्मीद बने रचित जी के हिसाब से। प्रभात नारायण जी हैं, केपीआई ग्रीन पर सवाल है। वैसे इनका सवाल है केपीआई ग्रीन, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी ग्रीन। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए, आप एक पिक कीजिए इसमें से। तो इनके साथ अब हम खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। सबसे पहले हम देख लेते हैं केपीआई ग्रीन। देखिए कंपनी अच्छी है, और अनडाउटेडली जिस तरीके से अभी हमें नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा काउंटर है। पेडिग्री भी अच्छी है, मतलब आप इस पूरे ग्रुप को देखेंगे ना, अच्छी पेडिग्री का ग्रुप है। अभी आपको 470 लेवल्स पे चल रहा है। थोड़ा सा वीक है अभी ये। इसमें मूवमेंट आएगा, कब मूवमेंट आएगा? जब ये 496 के ऊपर सस्टेन करेगा। एंड सस्टेन, जैसा कि हमने शो के स्टार्टिंग में बताया था, 1-2 दिन क्लोजिंग करेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाह रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आराम से अराउंड 40 to 45% आप यहाँ पे डिप्लॉय कर दें। रिमेनिंग मैं आपको बोलूंगा, अगर कोई भी एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन दिखता है, और उस मार्केट करेक्शन में कभी, क्योंकि आपने 5 साल का टाइम ले लिया है, और हम्म। उस करेक्शन में कभी भी आपको 380 लेवल्स तक मिलता है ना, उसके आप वहां पे और खरीद सकते हैं। तो ये 2 लेवल्स होंगे जिनमें आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। केपीआई ग्रीन स्टॉक बहुत ही उम्दा है, और 5 साल का टारगेट तो अभी इट विल बी टू अर्ली फॉर अस टू टॉक अबाउट, हम्म। बट अगर आप मीडियम टर्म की बात करते हैं तो 680 लेवल्स तक आपको आराम से ये आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अडानी ग्रुप अडानी। की बात कर रहे थे। जी, अडानी ग्रीन। अडानी देखिए पूरा का पूरा सेक्टर जो है ना, और मैम मतलब माय सिंसियर अपॉलॉजीज, एंड व्हेन आई से माय सिंसियर अपॉलॉजीज, हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली शो नहीं कर पाते, बट एक स्टैंस था मेरा अडानी को लेके। बट आप ये देखें कि जो सेबी की न्यूज आई थी, उसके करीबन अगर आपने नोटिस किया हो, 1-1.5 हफ्ते पहले से ना अडानी में एक मूवमेंट आने लग गया था। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ सकता है, और अडानी ग्रीन के लिए सबसे अच्छे लेवल्स होंगे जब ये कभी भी करेक्ट करके 826 के आसपास आएगा ना, तब आप इसमें पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पूरा अडानी ग्रुप ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया, लेवल्स भी ब्रेक किए हैं, बट अब वापस कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और लोअर लेवल्स पे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यूफोरिया था, वो यूफोरिया अच्छी तरीके से मूव कर गया, अब लोअर लेवल्स पे आएगा, तब हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद मैम आ जाते हैं टाटा पावर। हाँ। देखिए बहुत बहुत ही उम्दा कंपनी है ये, और आप इसको एज अ प्रॉक्सी प्ले मान सकते हैं पावर सेक्टर के लिए एज अ होल। जिस तरीके से टाटा पावर ने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, बट प्रॉब्लम एक ही है कि पूरा का पूरा पावर सेक्टर जिस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, टाटा पावर भी उसका ही एक ब्रैकेट बना हुआ है। और उसके पीछे एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है, हम लोग पहले जब शोज करते थे, गर्मियों का सीजन चल रहा था, और हमको लग रहा था कि पीक पावर कंजम्पशन, पीक पावर कंजम्पशन, बट इतनी जल्दी बारिश आ गई, वो पीक पावर कंजम्पशन ही नहीं हो पाया। अब हम लोग जो प्ले कर रहे हैं, अब हम डेटा सेंटर्स को लेके प्ले कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स भी एक अच्छा पावर कंजम्पशन, एआई अच्छा पावर कंजम्पशन करेगा। धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में पावर कंजम्पशन लगेगा। सो द स्टोरी हैज शिफ्टेड फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब टाटा पावर की अगर आप बात करते हैं, तो आप यहां पे भी एंट्री ले सकते हैं, और इसमें भी मैं आपको लोअर लेवल सुझा देता हूं। अगर आपको इन लेवल्स पे भी लीजिए, 354 तक भी अगर आपको मिलता है, तो आप वहां पे भी ले सकते हैं। अब जरूर ये एक सवाल आ सकता है कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं यहाँ पे, 386 पे भी आप दिला रहे हो, 384 पे भी 354 पे भी आप दिला रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस ऑल थ्रू आउट रहा है। मैंने इसीलिए आपको अडानी पे हाथ के हाथ एंट्री के लिए नहीं बोला, मैंने केपीआई ग्रीन आपको बोल दिया, मैंने टाटा पावर बोल दिया, बिकॉज दे हैव नॉट परफॉर्म। गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है और यहां से मूवमेंट आ जाता है, यू विल हैव अ फीलिंग कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मैं ले रहा था, रोक दिया भाई साहब ने आके। नहीं, अडानी पावर में मेरा रोकना जेन्युइन था। ये 2 काउंटर्स आप अभी भी ले सकते हैं, बट मैं आपको एक्सट्रीम लेवल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि अभी शो के स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला था 24,350 तक भी निफ्टी आ सकती है। सो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, 5 साल का टाइम है आपके पास, उस तरीके से आपको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एनटीपीसी ग्रीन के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एनटीपीसी ग्रीन के बजाय मेरे को बेटर ऑल्टरनेटिव लगता है एनटीपीसी।
और इसके पीछे का कारण, क्योंकि आप पावर में पूरी ही तरीके से डिप्लॉय हो रहे हैं, तो नॉट टू फॉरगेट द न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर दैट वी हैव इन द कंट्री नाउ। एनटीपीसी न्यूक्लियर के लिए बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बेटर ऑफ है आप एनटीपीसी में अपना फंड डिप्लॉय करें। करंट लेवल्स 340 बिल्कुल डिप्लॉय करें। इसका भी मैं आपको एक एक्सट्रीम लेवल दे देता हूं, 314। 314 तक आप इसमें अपना पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, और फिर वेट करिए, 5 साल में अच्छा रिटर्न देंगे। ऑल राइट। तो ये हो गया ओवरव्यू पूरा आपके स्टॉक्स का। प्रभात नारायण जी, अब एचबी सिंह जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे मैं नया बिगनर हूँ, और कह रहे हैं मैंने आपका जो ओपिनियन है वो अशोक लेलैंड पर फॉलो किया था, और मैंने 139 पर उसको बाय किया था। अब क्या व्यू है उस पर सर? देखिए, व्यू चेंज नहीं हुआ है। अशोक लेलैंड पे आपने एक जो डाउनसाइड मूवमेंट देखा ना, वो एक ब्रोकरेज का रिपोर्ट था, जिनको वो उस तरीके से लग नहीं रहा था। फॉर्चुनेटली उस फॉल के बाद भी आपकी प्राइस से ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। अशोक लेलैंड की ग्रोथ स्टोरी के पीछे मैं आपको एक बेसिक कारण बता देता हूं। देखिए, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, गवर्नमेंट ने इस बार जीएसटी में रोड ट्रांसपोर्ट को ना बहुत अच्छा, रोड लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छे से लीवे दिया है। और गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनता जा रहा है कि हमने हाईवेज तो बना लिए, बट उन हाईवेज पे चलने के लिए हमें ट्रक्स भी चाहिए। हमें अपना जो पूरा का पूरा रोड इंफ्रा बनाने के बाद लॉजिस्टिक्स इंफ्रा बनाना होगा। और वो जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं जीएसटी के इस प्ले में भी और लॉजिस्टिक्स में भी दिख रहा है। अशोक लीलैंड हैज नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल। आप देखें, पूरा ऑटो सेक्टर ने आपको एक परफॉर्मेंस रजिस्टर करता हुआ दिखाया है, अशोक लेलैंड ने नहीं किया है। दो, स्टॉक छोटा है, बीटा मूवमेंट कम है, बहुत जल्दी कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। बट जैसे ही ये 148 लेवल्स के ऊपर जाएगा, फिर आपको 164 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। उमदा काउंटर है, फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छी है, हिंदुजा ग्रुप है, पेडिग्री भी बहुत स्ट्रांग है। आप डेफिनेटली इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। चलिए एचबी सिंह सर, आपको मिल गई रचित सर की राय। महेश बरोज जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते रचित सर। कह रहे हैं सैजिलिटी मैंने खरीदा हुआ है 45 के रेट पर, मैं क्या इसे होल्ड करूं अभी या नहीं? सैजिलिटी इन्होंने ले रखा है 45 पर। 45 पर। सैजिलिटी के लिए हमने, अगर ये सैजिलिटी का सवाल मेरे से कर रहे हैं, तो इन्होंने पक्का देखा होगा, हमने एक कवरेज किया था और उस पे 48 तक के लेवल्स बोले थे आफ्टर द अप मूव, और अभी वो नहीं आए हैं। तो मैं समझता हूँ आप बिल्कुल अभी तो अपनी, 43.82 पर शायद है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें। 48 तक के लेवल्स ये काउंटर आपको जरूर दिखाएगा, आप अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। चलिए रचित जी, अब आपकी पिक का वक्त हो गया है। कुछ एक दो पिक्स हमारे दर्शकों को दे दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो एससीआई की हमने बात करी ही बात थी। करी, यस। और पिक की बात है तो मैम, मैं पिक एक देता हूं। देखिए, ऑटो सेक्टर पे बहुत स्ट्रॉन्ग कवरेज हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, और ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म कर लिया। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आप देखें, अभी बहुत पोटेंसी है, और ऐसी ही कंपनी में आज लेकर आया हूं, व्हील्स इंडिया लिमिटेड। और व्हील्स इंडिया लिमिटेड पे हमारा कवरेज 881 लेवल से चालू हो गया। फॉर्चुनेटली मार्केट के फॉल के साथ ये भी लोअर लेवल पे आ गया है, और ये एक बेनिफिटिंग फैक्टर है। जो आपका चैनल है, उनके ऑडियंस के लिए उनको 10 रुपए 11 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, थैंक्स टू द लास्ट 1 आवर ऑफ द मार्केट। व्हील्स इंडिया, अगर आप इस पे फोकस करेंगे, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यू नेम इट, रेलवे, ट्रक्स, यू नेम, कार्स, टू व्हीलर्स, सब जगह इनके व्हील्स जाते हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में भी आप देखें, जितनी भी ट्रेन्स और रेल्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, उधर भी इनके व्हील्स जाते हैं। दे आर द मार्केट लीडर्स। कंपनी बहुत ही उम्दा पोजीशन पे है, और मैं समझता हूं कि आप इसमें करीबन 1 डेढ़ महीने का अगर टाइम देते हैं, तो 870 ये लेवल होगा जहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए। 840 का होगा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और टारगेट्स जो निकल के आते हैं, सबसे पहला 960, और फिर अगर आप इसको एक फोर्थनाइट का टाइम दे देते हैं, तो 1120 1130 तक के भी ये टारगेट्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये होगी रचित सर की आज की दूसरी पिक, व्हील्स इंडिया लिमिटेड। रचित सर, थर्ड पिक भी अभी देंगे या थोड़ा रुक के? नहीं, बिल्कुल थोड़ा रुक के बाद, मतलब अगर मैं उसी स्पीड में आगे बढ़ता रहा, तो मैं पूरा मार्केट रिकमेंड करता हुआ चला जाऊंगा। थोड़ा रुक के दे देता हूँ मैं।
चलिए हमजा जी आपके लिए सवाल लेकर आ गए हैं। कह रहे हैं गुड इवनिंग रचित सर एंड नेहा मैम, प्लीज। सागर सीमेंट पर इनका सवाल है। कह रहे हैं मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 281 का है। कह रहे हैं एग्जिट करूं या अभी होल्ड करूं? देखिए, सागर सीमेंट पे इन्होंने पोजीशन बना रखी है 281 पे। और इसका हम एक बार फंडामेंटल चेक भी ले लेते हैं। 260 पे अभी ये चल रहा है। इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सागर सीमेंट में इनको थोड़ा सा कॉशियस होना होगा। थोड़ा सा कॉशियस क्यों होना होगा? क्योंकि सागर सीमेंट में आपको एक प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। अगर ये 256 के नीचे जाता है, फिर आपको ये नहीं रुकता हुआ दिखेगा बिफोर 234। 256 का सबसे पहले हमें लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। दो सीमेंट सेक्टर में एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट सागर सीमेंट उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट। स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखिएगा, और जहां भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले 281 284 लेवल्स पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लुकिंग एट द फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि रिटर्न टू इक्विटी भी बहुत कम है इस पर्टिकुलर कंपनी का। कंटिंजेंट लाइबिलिटी आप देखें 1152 करोड़ की है। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर जो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए है, प्रमोटर प्लेज बहुत ज्यादा है। अराउंड 80% ऑफ द होल्डिंग प्रमोटर प्लेज में है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने फाइनेंसिस के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि क्या उसमें ये निवेश कर सकते हैं? पाटिल ऑटोमेशन 189। ओहो, इसमें बुक वैल्यू ही नहीं है। देखिए, नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं करना है। और इसके पीछे का कारण, कंपनी के फाइनेंसेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ, इसके डेटर डेज बहुत हाई हैं। 154 के डेटर डेज है। मतलब आप ये समझिए कि मैं आज आपको आज सामान दे रहा हूं और करीबन 154 डेज बाद मेरा पेमेंट रियलाइज हो रहा है। और कंपनी यूजुअली तब करती है जब वो कंपटीशन को फेस करने के लिए और कोई पर्टिकुलर यूएसपी नहीं होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स आई वुड सजेस्ट नो। वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, कहीं और पैसा डालेंगे, यहाँ नहीं। चलिए बढ़िया। राहुल जी मॉर्पिन लैब पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं 51 पर इन्होंने लिया था और अब नीचे चला गया है, तो कह रहे हैं क्या करें? मैम, मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है कि आपके पहला शो जब मैं कर रहा था, तब मेरे से सवाल पूछा गया था मॉर्पेल लैब का। जी। और तब शायद मॉर्पेल लैब 64-65 रुपीज के लेवल्स पे चल रहा था। मैंने कहा था मुझे नहीं समझ आता है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। मेरे को फर्दर डाउन साइड इसमें दिखता है। अभी भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपने ले रखा है, प्लीज कहीं भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिखे ना, प्लीज एग्जिट कर जाइए। दिस इज वन स्टॉक जो मुझे प्रैक्टिकली, आई डोंट नो व्हाई, आई कुड नेवर फील अ कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक। परफॉर्मेंस भी इसका वैसा नहीं है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी यू हैव बेटर प्लेयर्स। मतलब आप मुझे बोल दीजिएगा आपको फार्मा में ही जाना है, तो मैं बोलूंगा इतना करेक्शन आ गया, यू हैव बेटर प्लेयर्स। क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है आपकी अगर आप बड़ा शेयर लेते हैं, बट वो कम से कम परफॉर्म करेंगे। ये परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखता। आप खुद देखिए, क्वार्टरली प्रॉफिट जो है अराउंड 70% माइनस, क्वार्टरली सेल्स भी माइनस में जा रही है। वाई एंड हाउ डू यू थिंक द स्टॉक विल परफॉर्म? डिविडेंड यील्ड भी 0.4 है। मुझे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप हायर लेवल से प्लीज एग्जिट करें, नॉट अ गुड स्टॉक टू स्टे इन। ऑल राइट, एग्जिट करने की रचित जी की सलाह है इसके लिए। रचित जी आप कह रहे थे और भी बेटर स्टॉक हैं। अरे मैम, आप हर दो निकल सवाल के। पे स्टॉक लेंगे, इतना थोड़ा ना लेकर आया हूं मैं। मतलब जी प्रभु। एक एक बता दी कौन सा बेटर स्टॉक है? मॉर्पिन लैब नहीं तो कौन सा? देखिए, एससीआई आपको बता दिया गया। जी। आ, और और व्हील्स इंडिया बता दिया आपने, एससीआई बता दिया। ठीक है, अब आप बताएं मैं कौन से सेक्टर से आपको स्टॉक बताऊं, आप क्योंकि फार्मा ही मुझे। कह रहे थे ना कि फार्मा में ही और अच्छे हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। ओके ओके, या कोई फार्मा। आपका मतलब इट कैन बी एनी सेक्टर, दैट्स योर लिबर्टी, व्हाटएवर यू लाइक। देखिए, एक स्टॉक है जो बहुत बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है। मतलब आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर कोई स्टॉक है, थोड़ा बड़ा जरूर है, मगर ये स्टॉक ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपको ना हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। और ये स्टॉक जब 3 फिगर का था तब से मुझे पसंद है, और आज ये 4 फिगर के मिड पे आ गया है, अभी मुझे पसंद है। और मैं बहुत कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ये 5 फिगर में भी होता हुआ दिखेगा। एचएएल वो स्टॉक होगा
और उसके पीछे एक बहुत बेसिक कारण, अब क्योंकि यूजुअली क्या है मैम, आपने देखा होगा मैं लेवल्स की बात बहुत कम करता हूँ, आई हाँ। ओनली टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स। फ्रैंकली व्हाट वी हैव सीन, सिंदूर में आपने देखा कि ड्रोन बहुत ज्यादा यूज हुए, और हमारे जो इन हाउस जो फाइटर जेट्स थे वो इतने काम में नहीं आए। तब लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि अब ये न्यू एज वॉर में ना ये फाइटर जेट्स काम में नहीं आने वाले, ये फाइटर जेट्स अब घर में खड़े रह जाएंगे, अब तो ड्रोन में पैसा डाल दो। एचएएल के लिए अभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए हो गया है क्योंकि आपने जब मिग 21 अपने रिटायर किए हैं, आपका स्क्वाड्रन साइज जो है ना वो 29 हो गया है, मतलब पर स्क्वाड्रन आपके पास सिर्फ 29 फाइटर जेट्स हैं, एंड पाकिस्तान हैज 26, China has more than 65, and you are surrounded by such kind of people. So you have to have more fighter jets. गवर्नमेंट के लिए ये एक बेसिक इंपॉर्टेंस बन गई है। उसके साथ साथ आप देखें कि अभी पहले जब हम शो कर रहे थे मैं आपको एक ही चीज बोलता था कि हमें क्रायोटेक इंजन चाहिए फाइटर जेट्स बनाने के लिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। फाइनली डेसल्ट के साथ हमारा वो टाई अप हो गया है, फाइटर जेट्स के इंजन अब फ्रांस हमसे शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, हम इन हाउस बनाएंगे। और जितना ऑर्डर बुक इनके पास है, मैं समझता हूं आज नहीं तो कल फाइनली ये भी कैपेक्स अनाउंस करेंगे, इनके पास बहुत जमीन है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। अगर आप एक लॉन्ग या मीडियम टर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं एचएल, यहां पे 4775 बाय, एंड बाय 50%। उसके ओके। बाद कभी भी आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में लोअर लेवल से मिलता है, 43-40 लेवल से मिलता है, कंप्लीट परचेज करके रख लीजिए। और अब ये जब मूव करेगा देन मैं समझता हूं सबसे पहला लेवल जो इसके लिए खुल के आता है दैट विल बी 5600। 5600 के ऊपर सपोर्ट करने के बाद ये 6400 तक के लेवल्स दिखाएगा। ये मैं बहुत आपको मीडियम टर्म में बोल रहा हूं, अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करते हैं तो ये 10,000 के ऊपर का स्टॉक बन सकता है। चलिए, रची जी की तीसरी पिक होगी एचएल विद प्रॉपर डिटेल्स, आपको लेवल्स वगैरह सब समझा दिए हैं रचित जी ने। अब प्रेम मुरारे जी हैं, कह रहे हैं सोम डिस्टिलरी और ब्रूरी का फ्यूचर क्या है सर, बताइए। ये मैम मेरा नाम मैं आपको एक्चुअली क्या बोलूं, मेरा नाम खराब कर दिया गया है। जहां भी मैं जा रहा हूं ये लिकर स्टॉक्स मेरे साथ चले जा रहे हैं। देखिए, और हाँ ये हाँ, ना, मैं देख रही थी इसको लेकर आपका इंटरेस्ट देखा है मैंने शोज पर। नहीं मेरा, हाँ मतलब कवरेज रहता है। अब देखिए सोम डिस्टिलरीज की हम बात करते हैं आपसे तो दो ये एक इंडियन कंपनी है, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली द वे पिकाडेली एग्रो इज डूइंग, द वे एलाइड ब्लेंडर्स इज डूइंग, द वे रेडिको खैतान इज डूइंग, द वे एसोसिएटेड अल्कोहल इज डूइंग, जो प्रोडक्ट लाइनअप की आप बात कर रहे हैं ना, मतलब आप देखिए रेडिको खैतान के ऑड 8 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 1 लाख यूनिट्स क्रॉस कर चुके हैं। पिकाडेली एग्रो की हम बात करें तो इंद्री हैज बीन अवॉर्डेड एज द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट सिंगल मॉल्ट, और इंडिया ग्लाइकोल भी एक अच्छा स्टॉक है जो परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। सोम डिस्टिलरी का कोई प्रोडक्ट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। और अब आप देखें, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं अभी भी आपको बोलूंगा दो स्टॉक्स पे आप फोकस कर लीजिएगा, दे हैव नॉट परफॉर्म। दो इसमें से एलाइड ब्लेंडर्स जो है वो हम 325 लेवल 320 लेवल से कवरेज करते हुए आ रहे हैं, अब 523 पे आ गया है। बट लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस जो क्वार्टरली रिजल्ट्स गए, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरर्स यहां पे भी अच्छा लग रहा है। यू कैन पुट योर मनी, यू कैन पार्क योर फंड्स कंफर्टेबली इन दिस पर्टिकुलर कंपनी अगर आप लिकर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, एंड करना भी चाहिए। नॉट मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कंजम्पशन करना चाहिए, आपको फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब जो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और उसके अलावा जो इंडियन लिकर मेकर सीरियस हुए हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं दे गो आउट एंड डू द चैनल चेक। जब पहले वो जाते थे उनको ग्लेन फैमिली, वॉकर फैमिली, सिंगलटन फैमिली दिखती थी जिन रैक्स पे, अब इंडियन ब्रांड्स दिखने लग गई हैं, दे आर डूइंग क्वाइट गुड। तो एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। इसके साथ साथ एसोसिएटेड अल्कोहल, ये मैं एक स्टॉक आपको बोलूंगा, इस स्टॉक पे आप अपना फंड पार्क करें। एलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स अगर आप मेरे से बहुत नियर टर्म का टारगेट लेके चलेंगे, बहुत कंफर्टेबली आपको 660 तक का दिखा सकता है। और अगर एसोसिएटेड अल्कोहल की बात करते हैं, सबसे पहला टारगेट निकल के आता है 1140, और आप देखिए मैं बिना चार्ट देखे बोल रहा हूं, इस इतना मैं कवरेज कर सकता हाँ हूँ। बिल्कुल। 1140 के अलावा उसके बाद जैसे ही वो मूव करना चालू करेगा 1260 तक के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। तो ब्रची जी, मैं ये आपके दो और पिक्स मान ले रही हूँ इस समय। बिल्कुल। बिल्कुल।
एलाइड ब्लेंडर्स एंड एसोसिएटेड अल्कोहल जो आपने बताए हैं हमारे व्यूअर्स जी। को। गोपाल सुफानी जी लेकर आए हैं अपना सवाल महाराष्ट्र स्कूटर्स पर। कह रहे सर आपका व्यू क्या है इन पर, इस पर? क्यों लेना है ये? सवाल ये है, मतलब आप मुझे बताइए एग्जैक्टली है क्या। अगर आप रियल एस्टेट प्ले करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज वेरी फ्रैंकली आई एम नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली इनके पास क्या है और इनका कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइनअप में चल रहा है। आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, बट महाराष्ट्र स्कूटर आई एम नॉट रियली फंडामेंटल कवरेज नहीं है मेरे पास, और स्टॉक की प्राइस ऐसी है दैट आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन। ये स्टॉक का मतलब इनफैक्ट मैं आपसे बात करते करते भाव देख रहा हूँ एंड इट्स समवेयर नियर 18,000। आई हैवंट ट्रैक्ड इट, सो आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट। मुझे नहीं पता ये बिजनेस में क्या करते हैं, तो आई विल एक्चुअली नॉट बी राइट मैन। मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है 17,610 रुपए का ये शेयर है और बुक वैल्यू 27,000 रुपए। काम क्या करती है ये कंपनी मुझे नहीं पता, तो मैं कमेंट करूंगा गलत हो जाएगा। तो रचित जी अब चलते हैं सोने की तरफ। रामू मोहन रेड्डी जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा मैम, गुड इवनिंग रामू जी। कह रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स पर एंट्री पॉइंट सर सुझा दीजिए। क्यों लेना है, सवाल ये है। मतलब इससे मैं, पहले कल्याण ज्वेलर्स के आते थे जब लोग कहते थे कि यार स्टॉक इतना हो गया, अब इतना हो गया सर, सुझाइए क्या करें। अब एंट्री पॉइंट पूछ रहे हैं। नहीं मैं आपको बताऊं मैम, मतलब अगर आप कभी भी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, आई हैव ऑलवेज बीन दैट वन पर्सन हु सेज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। यू नेम लेकिन पीस। इट कैन बी द रीजन बिकॉज इट्स फेस्टिव सीजन, तो लोगों को नहीं, शायद आई उम्मीद लग रही हो, आई जैसे ऑटो अंडरस्टैंड। सेक्टर से थी और अब देखिए इससे। क्या होता है ना, आप जब भी अगर एनालिसिस करने के लिए मुझे बोलेंगे ना, तो आप मुझे बोलेंगे 2 रुपए का सामान आया, 2 रुपए की लेबर लगी, 4 रुपए की कॉस्टिंग हुई, 1 रुपए का एड कॉस्ट हुआ, 5 रुपए का प्रोडक्ट बना, 10 रुपए में बेच दिया, 8 रुपए में। इनका मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। इनका रॉ मटेरियल ही इतना फ्लक्चुएटिंग होता है, इनकी डिमांड किस तरीके से आती है। मतलब इफ यू आस्क मी, देर इज ओनली वन काउंटर जो मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा, और फिर आप वो सुनेंगे तो बोलेंगे ये आदमी सेफ्टी नेट से बाहर नहीं जाना चाहता। और उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, ज्वेलरी इज नॉट द ओनली थिंग जो वो कंपनी करती है, वो फैशन ब्रांड भी बनती जा रही है, एंड दैट इज टाइटन। मेरे को ये कोई भी शेयर अच्छे नहीं लगते, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, सेमको गोल्ड, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मॉडल। मैं हमेशा बोलूंगा दूर रहिए। चलिए रचित जी, रचित जी आज आप हमारे शो में आए, आपने इतने ऐसे अच्छे सुझाव दिए, इतने अच्छे पिक्स दिए और हमारे दर्शकों को अपना व्यू दिया, आपने एक्सपर्ट एडवाइस भी दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब जाते जाते कोई पिक रह तो नहीं गया ना? नहीं 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 नहीं। और इनफैक्ट आप बोल रही हैं कि अच्छे से पिक दिया है, देखिए ये तो टाइम विल टेल कि ये पिक कितने अच्छे होते हैं। अभी तो एट हाँ द वेरी फेस बिल्कुल। ऑफ इट अच्छा लग रहा है, बट मैं समझता हूं जब हम नेक्स्ट टाइम मिले, तब अगर कुछ बहुत परफॉर्मेंस हो जाएगा तो डेफिनेटली पिक्स अच्छे हो जाएंगे, वरना जो है मार्केट तो है ही। तो पिक बिल्कुल और तो कोई नहीं है। डिस्क्लोजर क्या मैं दे सकता हूँ मैम अभी? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू रचित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जैसा कि रचित जी ने कहा, एक्सपर्ट की एडवाइस होती है, लेकिन उसके बाद अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च, अपने एडवाइजर की राय लेना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर आपके कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।